खिलाने पिलाने में, क्योंकि मुझे इनसे कुछ प्रॉफिट का नहीं हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है मुझे बस इन गायों से हो रहा है, बराबर। तो जान दो मेरा घर चल रहा है, मेरी फैमिली खाना खा रही है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है ठीक ठाक। दूसरे साल क्या होगा, एक गाय तब तक ही दूध दे पा रही जब तक उसका बच्चा बड़ा ना हो जाए। दूसरे साल में मुझे उन्हें फिर से प्रेग्नेंट करना पड़ेगा ताकि वो फिर से बच्चा दे और मुझे फिर से दूध दे सके। सेकेंड ईयर में ये सब वापस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दूध देना बंद कर देंगे कुछ महीनों में, तो इन्हें वापस प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, वापस इन्हें बच्चा देना पड़ेगा। ओके, सेकेंड ईयर में क्या होगा, उन्होंने वापस बच्चे दिए, 3 फीमेल 3 मेल, 50-50% चांस। ओके, तो मैं वापस क्वेश्चन करता हूँ आपको, मुझे दूध देने वाली कितनी गाय है यहाँ पे, 6 गाय दूध दे रही है, लेकिन मुझे खिलाना पिलाना कितने गाय को पड़ रहा है, 18 गाय को। ये भी तो आ गए ना भाई, 18 ये भी गाय आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 गाय को मुझे खाना खिलाना पिलाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे प्रॉफिट बस 6 गाय से हो रहा है। यार तो दिक्कत की बात होगी यार, मुझे लॉस हो रहा है अभी। तो पहले ईयर ठीक है यार, मुझे थोड़े से गाय को खिलाना पिलाना पड़ रहा है, लेकिन अभी क्या करूँ मैं, ये काम करते हैं, ये तो फीमेल गाय है, ये तो बड़ी होती है, ये भी बच्चा देती, ये भी मतलब दूध दे पाएंगे फिर तो इन्हें क्या करता हूँ मैं, इन्हें बाकी डेयरी फार्मर्स को बेच देता हूँ। ठीक है भाई, मुझे इनको बेचने से मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे जो लॉस हो रहा है हर दिन का वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन्हें बेच दिया, फाइन, बेस्ट काम कर दिया मैंने, इन्हें बेच दिया। तो मुझे सेकेंड ईयर फिर से मतलब 12 गायों को खिलाना पड़ रहा है, 6 गायों से, ठीक है जान दो। लेकिन ऐसा ही अगर हम हर साल गायों को एडिट के पैदा करते गए 6 साल में क्या सिचुएशन हो जाएगी, 6 सालों में मैंने सारे फीमेल्स को भी बेच दिया, ठीक है ना, 3rd 4th 5th 6th ईयर में भी मैंने सारे फीमेल्स को बेच दिया, लेकिन मेरे पास इतने मेल हो गए हैं। मैं वापस क्वेश्चन करता हूँ आपको, मुझे दूध देने वाली कितनी गाय है मेरे पास, 6 गाय है, लेकिन इतनी सारे गायों को मुझे मतलब खिलाना पिलाना पड़ रहा है, मुझे लॉस हो रहा है इसका। एक डेयरी फार्म इस प्रिंसिपल पे कभी नहीं चलता है, जो भी नर बछड़े हैं और जो भी एक्चुअली ये भी गाय, इन गायों की लिमिट होती है बच्चा देने की, एक गाय मैक्सिमम 7 बार प्रेग्नेंट हो सकती है, उसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, वो भी पूरी हो जाती है गाय। ओके, तो फिर ये भी मेरे कुछ काम की नहीं बची है गाय अभी 6 साल बाद, तो ये सब मेरे लिए लॉस है, मेरे लिए सब कुछ, समझ रहे हो। तो अभी क्या करें यार, जो भी फीमेल थी मेरे पास उसमें से मैंने फीमेल में से वो 4 गायें थी मेरे पास, ठीक है ना, इनको ही मैं बड़ा करूँगा, इनको ही मैं इनसे मैं दूध देते जाऊँगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, जो सारी गायें हैं इन्हें हम गौशाला बेच देते हैं, क्योंकि ये कुछ काम की नहीं बची मेरे लिए, गौशाला बेच देते हैं इन्हें। लेकिन आप गौशाला की कंडीशन देखो, आप जो भी मैंने आपको पहले एक ग्राफ बताया, बीफ प्रोडक्शन कितना बीफ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितना बीफ हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे इंडिया 2nd नंबर पे था, बराबर। हम 4 करोड़ गाय भैंसों को हर साल काटते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 4 करोड़। अगर आप 4 करोड़ गाय भैंसों को हर साल गौशाला बेचते गए भाई, कुछ सालों में हमारे पास जमीन नहीं बच जाएगी हम रहने के लिए, इसलिए डेयरी इंडस्ट्री प्रिंसिपल की कभी नहीं चलती। फाइनली हमें सारे डेयरी फार्मर्स को उन्हें कत्ल खाने बेचना ही पड़ता है। मेरे खुद दोस्त हैं जो डेयरी चलाते हैं, मैंने उनसे पूछा भाई नर बच्चे और बूढ़ी गाय क्या करता है, कुछ नहीं कर सकते भाई। आप किसी भी गौशाला जाओ, आपको वहाँ पे डेयरी फार्म में जाओ, आप किसी भी, आपको वहाँ पे बस फीमेल गाय ही दिखेंगी भाई। अगर फीमेल गाय है वो दूध दे रही है भाई, उसका बच्चा आ गया, और अगर वो बंदा बिजनेस 10 सालों से कर रहा है तो फिर भाई बूढ़ी गाय कहाँ पे गई जो दूध नहीं दे पा रही है, आपको वहाँ पे मिलेंगे नहीं वो। एक तो उनके पास 2 आंसर देते हैं, एक तो हम रोड पे छोड़ देते, नहीं तो कटने के लिए भेज देते। कटने के लिए भेजोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, इन गाय से आपको एक गाय के मांस के बदले आपको 60,000 रुपये तक मिल जाते हैं। एक डेयरी फार्मर के लिए बहुत बड़ी बात होती है 60,000 रुपये कमाना। अगर आप उसी गाय को बाहर छोड़ दोगे रास्ते पे तो भी आपको 0 रुपीज़ मिलेगा। और इंडिया में तो गाय को काटना मतलब कुछ जगह पे लीगल है, जैसे केरला में
या फिर वेस्ट साइड जो स्टेट्स है वहाँ पे गायों को काटना लीगल है, लेकिन बफेलो को काटना किधर भी इलीगल नहीं है। आप बफेलो आप देख सकते हो, आपको रोड पे गाय मिल जाएंगी, लेकिन आपको बफेलो कभी नहीं मिलेंगे। बफेलो गए कहाँ पे? डेयरी इंडस्ट्री में देखो आपको बहुत सारे फीमेल दिखेंगे। नर बफेलो कहाँ पे? उस जो अगर आप किस के घर पे बफेलो का दूध आता है, भैंस का दूध किस के घर पे आता है? मेरे घर पे मतलब भैंस का दूध आता था 4 साल पहले। तो जो भी बफेलो का दूध कंज्यूम कर रहा है, आप ये मान के चलिए कि जो भी बफेलो दूध जिस बफेलो से आपने दूध लिया है वो बफेलो एट देन कटे ही जाने वाली है, ये फॉर श्योर है, ठीक है। सो ये कुछ ग्राफ्स है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसे। हम देखते 4 साल का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन का ग्राफ है। हमने हमारे इंडिया में कितना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो ये 2000 से 2024 तक की स्टडी है। हम देखेंगे 2020 से 2024 तक ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन जो ये कैटल्स हैं, बफेलो, ओट्स, बफेलो को देखते हैं हम एबी के लिए, उनका ग्राफ कंसिस्टेंट है। मतलब बफेलो जितनी थी हमारे इंडिया में उतनी ही बफेलो है, लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। ये कैसे? अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है बफेलो भी बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा बफेलो उतना तो दूध निकलेगा, लेकिन बफेलो उतने नहीं है। बफेलो गई कहाँ पे? आपको उसका आंसर पता है, कहाँ गई बफेलो? ओके, तो दिस इज द रियलिटी। तो जो डेयरी और बीफ का जो बिजनेस है वो कुछ इस तरह से चलता है। डेयरी इंडस्ट्री शुरू होता है, ठीक है ना, दुधारू गाय, ये डेयरी इंडस्ट्री को चाहिए होती है। लेकिन जो कि नर बछड़े, बूढ़ी गाय और बूढ़ी भैंसे हैं, उनका क्या होगा? आप देख सकते हो कि डेयरी इंडस्ट्री उन्हें मतलब उनके लिए कोई एग्जिट ही नहीं है। नर बछड़े, बूढ़ी गाय, बूढ़ी भैंस के लिए उन्हें एट द एंड इधर ही जाना पड़ता है, कहाँ पे? स्लॉटर हाउसेस में जाना पड़ता है और वहाँ से फिर विदेशों में लेदर और बीफ ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखिए टोटल बीफ एक्सपोर्टेड इतनी ज़्यादा 14 लाख टन्स ऑफ बीफ इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। ओके, सो अगर मेरी बातों पे आप विश्वास मत करो, आप खुद किसी डेयरी फार्मर आपकी कोई पहचान की होगी या फिर आपके घर के पास होगी कोई डेयरी फार्मर, आप उनके पास जाइए, आप उन्हें बस 2 क्वेश्चन कीजिए। व्हाट डू यू डू व्हेन अ मेल काऊ इज बोर्न? एक नर बछड़ा होए तो फिर आप उसका क्या करोगे? आप ये क्वेश्चन करिए। और व्हाट डू यू डू व्हेन द मदर काऊ नो लॉन्गर गिव्स मिल्क? 6 साल के बाद बूढ़ी हो गई गाय, तो फिर आप उसका क्या करोगे? आपको बस ये 2 क्वेश्चन डेयरी फार्मर को पूछिए। आप मुझसे कोई समझ पूछिए, मैं आज यहाँ पे आया हूँ आपके एक्टिविटी पीरियड में, जैसे कुछ बता रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ऐसे कुछ भी। आप खुद जाइए डेयरी फार्म में, डेयरी इंडस्ट्री में, अगर आपके कोई पहचान के होंगे तो आप खुद जाके क्वेश्चन कीजिए 2 चीज़ें। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बुरा लग रहा है थोड़ा बहुत? बुरा इसलिए लग रहा है कि ओवरऑल जो हुआ है ना ये सब हिस्टोरिकली हमारी ह्यूमैनिटी ने, हमारी सोसाइटी ने इस चीज़ को समझा नहीं। तो हम ये समझते हैं कि हम ये सब करते ही क्यों आए। वाई वी हैव बीन किलिंग द एनिमल्स। जो भी हम मांस ले रहे हैं जानवरों से, वो किस लिए ले रहे हैं? न्यूट्रिशन के लिए। सबको पता होगा कि मीट में प्रोटीन ज़्यादा होता है, मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होता है, एग में प्रोटीन ज़्यादा होता है। या फिर टेस्ट के लिए। बहुत से लोग चिकन क्यों नहीं छोड़ सकते ये। अच्छा, दूध और अंडे के बारे में आज आपको पता चला। सबको पता है कि चिकन कहाँ से आता है, चिकन को मार के। आप लोग बीच बीच में यस नो करते जाना, मैं जो भी पूछूंगा, ठीक है। चिकन कहाँ से आता है? चिकन को मार के आता है। मटन कहाँ से आता है? बकरे को मार के। और कहाँ से आता है? सुअर को मार के। तो लोग फिर भी उसको खाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको उसका टेस्ट लगा हुआ है। या तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए या उनको टेस्ट लगा हुआ है। और क्या रीज़न हो सकता है? ट्रेडिशन की वजह से। किसी जगह बलि दी जाती है, ये माता को बलि देते हैं या ईद पे बलि देते हैं। या फिर किसी के यहाँ ये है कि हमारे पापा खाते थे तो हम खाते हैं, उनके पापा भी खाते थे, तो ये ट्रेडिशनली चला आया। अब हम समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारी क्रुएल्टी है। सर ने पहले कुछ चीज़ें दिखाई थी कि जैसे सेक्सिज्म होता है, यानी लोग मेल को फीमेल से बड़ा मानते हैं। क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं।
हमने उसके लिए कानून बनाए, ऐसी चीज़ें की कि वो ना हो। फिर हमने देखा कि स्लेवरी होती थी कि जो लोग किसी एक कलर की स्किन के हैं उन पे दूसरे गोरी स्किन वाले लोग किसी तरह की क्रुएल्टी करते थे। क्या वो जस्टिफाइड थी? नहीं थी। किसी भी तरह की क्रुएल्टी जस्टिफाइड होती है क्या? नहीं। तो फिर जो क्रुएल्टी हम एनिमल्स पे कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं। अगर हम कर रहे हैं तो जस्टिफाइड है क्या? जैसे जब मेल फीमेल पे क्रुएल्टी करता है तो उसको लगता है कि ये तो ठीक है, हम पुरुष बड़े हैं, है ना। या फिर एक अपर कास्ट लोअर कास्ट का जो कॉन्सेप्ट पहले चलता था, उनको क्या लगता था हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो अगर हम कर रहे हैं क्रुएल्टी एज अ ह्यूमन ऑन एनिमल्स, क्या वो सही है? नहीं। किसी भी तरह की क्रुएल्टी सही होती है क्या? नहीं। तो हम क्यों करते आए हैं आज तक? हम रोक सकते हैं इसको? पक्का? आप सब और हम सब मिलकर रोक सकते हैं? तो फिर हम क्यों करते आए हैं उसको हमने पीछे देखा। 3 रीजन हमने अभी देखे थे। क्या? टेस्ट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और ट्रेडिशन की वजह से। अभी जैसे आपने एक नया वर्ड आज सीखा, स्पीचिज्म, ऐसे एक वर्ड और मैं आपको बताता हूँ, वीगनिज्म। वीगनिज्म में क्या होता है, हमने पीछे जो भी क्रुएल्टीज देखी, हम किसी भी पर्पस के लिए एनिमल्स पे जो हम डिपेंड कर रहे थे, जैसे वूल के लिए, खाने के लिए या राइड करने के लिए, किसी भी तरह के रिक्रिएशन के लिए, क्लोथिंग के लिए, वो सब नहीं किया जाता। तो वीगनिज्म क्या होता है? ये एक सोशल जस्टिस मूवमेंट है। किसी पे कुछ गलत होता है उसको अन्याय बोलते हैं, इनजस्टिस, है ना। जब उसके लिए हम खड़े होते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसको बोलते हैं जस्टिस। सही और गलत आप लोग समझते हो ये चीज़? सोशल साइंस में आपने जस्टिस पढ़ा होगा। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर होता है जस्टिस देने के लिए लोगों को। तो ये एक सोशल जस्टिस मूवमेंट है। ये सिर्फ ये नहीं कि हमें ये खाना है या नहीं खाना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। एक ऐसा मूवमेंट है जो बताता है कि एनिमल्स के भी राइट्स हैं और वो डिज़र्व करते हैं फ्रीली अपने लाइफ को जीना, ना कि हमारे बंधन में रहें, ना हमारे द्वारा मारे जाएं, ना हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाएं। तब ऐसी क्या बात है जो हमें रोक रही है? हम क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा कि उन पे हिंसा ना करें? सेम रीजंस, न्यूट्रिशन, टेस्ट, ट्रेडिशन या इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कैसे? अभी अपन ने देखा कि हम इंडिया इतना इतना मीट एक्सपोर्ट करता है। इंडिया क्यों करता है एक्सपोर्ट? पैसा मिलता है। जो लोग काम कर रहे हैं ऐसा, जो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, किसी को भी किसी को मारना अच्छा लगता है क्या? आपके पेरेंट्स आपको कभी पिटाई करते हैं फिर उन्हें बुरा लगता है? टीचर्स पिटाई करते तो थोड़ा उनको बुरा लगता है? लगता है। उनसे टीचर से आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा उनको लगता है। कोई भी किसी की हत्या करके उसको नुकसान पहुंचा के खुश नहीं होता है। तब फिर हम ये सब क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। जो लोग वो काम कर रहे हैं उनको पैसा कमाना है, इसलिए। तो अब आपके लिए मैं एक एक करके ये सारे 4 पॉइंट्स को डील करता हूँ कि क्यों। एक्सक्यूज मी बेटा, प्लीज सुनो, थोड़ी सी देर छुट्टी होने वाली है। क्यों हमें न्यूट्रिशन के लिए दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए? क्यों ट्रेडिशन को भी तोड़ के इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए? और क्यों टेस्ट के लिए? पहले बात करते हैं टेस्ट और ट्रेडिशन की। टेस्ट, अब आपको क्या लगता है, आपने जो वीडियो देखा उसमें जो कुछ हो रहा था गलत था, बहुत गंदा था? तो अगर सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, और वो टेस्ट कितनी देर के लिए रहता है? 5 मिनट्स 10 मिनट्स, उसके लिए उन सारे एनिमल्स को उस सारी चीज़ों से गुजरना चाहिए क्या? इतनी क्रुएल्टी उन पे होनी चाहिए? उनको बांध के रखना चाहिए? उनको मारा जाना चाहिए? फ्राई किया जाना चाहिए टेस्ट के लिए? जबकि वो टेस्ट किसका होता है? आप कच्चा मांस खा सकते हो क्या? उसको फ्राई करते हो ना मसाला डाल के, तो फिर टेस्ट किसका है? मसाले का या मांस का? तो फिर उस टेस्ट के लिए ये सब होना चाहिए क्या? तो जब ये बोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ें रोक रही हैं, टेस्ट रोक रहा है, आज से हमें टेस्ट रोकेगा क्या इस चीज़ से? ट्रेडिशन। ट्रेडिशनली इस देश में चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, बच्चों की शादी हो जाती थी, बचपन में शादी कर देते थे। आज अगर आप लोगों की शादी हो गई होती तो आप क्लासरूम में पढ़ रहे होते क्या? लड़कियों को स्कूल भेजते क्या बच्चे, उनके पति, उनकी ससुराल वाले? लड़कों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ जाती? आती? तो फिर ट्रेडिशनली अगर हम कोई चीज़ ऐसे बंद कर चुके हैं, एक होता था सती सिस्टम, वहाँ क्या होता था, हस्बैंड अगर मर जाता तो वाइफ को साथ में जला देते थे। पढ़ा है आप लोगों ने? एक राजा राम मोहन रॉय हुए, उन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको बंद किया। तो ट्रेडिशनली चलती हुई चीज़ें अगर गलत हैं और हमें पता है गलत हैं, तो हम उसको छोड़ेंगे? छोड़ते आए हैं, तो इस बार फिर छोड़ सकते हैं। जानवरों पे क्रुएल्टी इस वजह से हम छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ट्रेडिशन में चला आ रहा है, मेरे पेरेंट्स जो करते थे वही मैं करूं। अगर वो गलत है तो उसको छोड़ना चाहिए, राइट?
फिर न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं, अब आप आज उनसे जाके बोलेंगे भाई ये काम मत करो, उस जानवर को मत मारो, तो बोलेंगे फिर मैं क्या करूं। तो हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हुआ करते थे, फिर जब चीज़ें बदली, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो जो लोग हाथ से काम करते थे वो मशीन से करने लगे। फिर जब कंप्यूटर आया तो जो लोग पहले अकाउंट्स हाथ से करते थे पेन पेपर से अपना दिमाग लगा के, वो लोग कंप्यूटर से करने लगे। ऐसे जब सोसाइटी चेंज होती है, जब डिमांड और सप्लाई बदलता है, तो नए ऑप्शंस खुलते हैं। तो इकोनॉमिक्स पे हम काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब मैं न्यूट्रिशन पे बात करूँगा ना, तो आपको उसका वहाँ पर रिलेट करूँगा उस चीज़ से दोबारा, ठीक है। हाँ, अब न्यूट्रिशन एक बड़ा पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि मीट से प्रोटीन मिलता है तो मिलता है, उस बात को कोई झुठला नहीं सकता। मीट से प्रोटीन जो मिलता है वो प्लांट सोर्सेज से ज़्यादा मिलता है, ये बात भी सही है। बात क्या है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन के नाम पे 3 चीज़ें चाहिए मेनली, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। चाहिए बहुत सारी चीज़ें, पर 3 मेन है। किसी को पता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसमें भी हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन होता क्या है? अमीनो एसिड्स होते हैं। वो अमीनो एसिड्स 20 तरह के हैं। आप लोगों को वो हैवी लगे तो उसको याद मत रखो, बस कॉन्सेप्ट को समझो। 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें से 11 हमारी बॉडी बनाती है, 9 हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं। वो 9 जो बनाने का प्रोसेस है वो आप में और एनिमल्स में सेम है। वो एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स। तो प्लांट से लेके वो खुद बनाते हैं और उनके पास रेडी है, तो जैसे ही आप खाते हो तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है। इसलिए मीट को ज़्यादा अच्छा सोर्स बोलते हैं प्रोटीन का। पर प्लांट्स ने भी, एनिमल्स ने भी प्लांट्स खाए थे, तो आप जब प्लांट्स खाते हो तब भी सेम काम होता है। अब ये बताओ कितने लोग ऐसे जो नॉनवेज खाते हैं? बहुत से लोग होंगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो रोज़ नॉनवेज खाते हैं? ऐसा हार्डली कोई होगा। सिर्फ नॉनवेज खाता है, वेज खाता ही नहीं है, सिर्फ नॉनवेज खाता है। शेर खाता है ना सिर्फ नॉनवेज। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नॉनवेज में सिर्फ प्रोटीन अकेली एक चीज़ नहीं है, आपको बाकी चीज़ें भी चाहिए। एक तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा, जब आपने एक जानवर को मारा, उसकी बॉडी डिग्रेड होना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप मांस ही मांस खाओगे तो आपको ऐसी बीमारियां होंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा, इंसान मर जाएगा। इंसान सिर्फ मांस नहीं खा सकता, कच्चा मांस नहीं खा सकता। इसका मतलब आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है? ये चीज़ मेरे खाने की है ही नहीं। समझे इस चीज़ को? कभी कोई बीमार होता है, कोई डिसीज़ होती है और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर पूछता है नॉन वेजिटेरियन हो, नॉनवेज मत खाना, 1 महीने मत खाना, 3 महीने मत खाना, या आज से छोड़ ही दो। सुना है ऐसा? कभी पेरेंट्स को या कोई फैमिली में कोई बीमार हुआ उसके लिए सुना है डॉक्टर बोलता है ऐसा? ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि नॉनवेज पहले से ही ठीक नहीं है। पर फिर भी हम कंपेयर अगर करेंगे फूड को, तो देखो कितने सारे एनिमल बेस्ड प्रोटीन के सोर्स हैं और प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं। कंपेयर करोगे तो मोस्टली आपको दिखेगा कि एनिमल बेस्ड पे ज़्यादा प्रोटीन है। पर प्रोटीन के अलावा जो दूसरे सोर्सेज हमें चाहिए, जैसे कि कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनमें कम होते हैं। प्लस कैलोरीज सुना है आपने? कैलोरीज क्या होता है? कैलोरीज मतलब एनर्जी की यूनिट है जो हम लेते हैं। एनिमल बेस्ड सोर्सेज में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, प्लांट बेस्ड में कम होती हैं। क्या हमको ज़्यादा लेना चाहिए या कम? हमें एनर्जी ज़्यादा तो चाहिए, पर आप कम क्वांटिटी में अगर ज़्यादा कैलोरीज ले लेंगे तो बाकी चीज़ों के लिए आपकी भूख नहीं रहेगी, आप उसको पचा नहीं पाएंगे। सुना है आपने? जब भी कोई इंडाइजेशन होता है, नॉनवेज खा सकता है क्या? वो पेट खराब होता है तो नॉनवेज खाते हैं क्या? नहीं खा सकते। तब क्या है, यहाँ पे एक स्लाइड है, आपको शायद क्लियर ना दिख रही हो स्क्रीन की वजह से, तो आपको बाद में शेयर कर सकते हैं हम लोग ये। उसमें कंपेयर किया हुआ है कि एक जैसे दाल राइस का बॉल है और एक चिकन करी के साथ राइस का बॉल है, तो आपको इसमें प्रोटीन कम मिल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो राइस है और जो दाल है, उनके कॉम्बिनेशन से आपके प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। पर जो आपने नॉनवेज लिया उससे आपकी प्रोटीन की पूर्ति होगी, लेकिन उसमें फाइबर्स नहीं मिलेंगे, और फाइबर्स के बिना डाइजेशन सही नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे वो पीछे रह जाता है। मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। अगर आप प्लांट सोर्स से प्रोटीन ले रहे हो या कोई भी अपने न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आपको फाइबर ज़्यादा मिलेगा, आपको लोअर कैलोरीज मिलेंगी, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, हार्ट की कोई डिसीज़ नहीं होगी। ये सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली है, यानी इससे क्लाइमेट को कम नुकसान होगा। हम आगे की स्लाइड्स में उसको भी देखेंगे। सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि लैंड कम लेता है, और एडिक्वेट प्रोटीन आपको इनफ मिल जाएगा जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है।
एनिमल सोर्स लोगे प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, एक विटामिन B12 होता है वो मिलेगा, अमीनो एसिड्स एक साथ मिल जाएंगे सारे, जो मैंने बोला था कि उसमें पहले से रेडी है एनिमल में, लेकिन आपको ज़्यादा कैलोरीज आएंगे, आपको सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा आएगा, आपका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा जो हम आगे देखेंगे, और महंगा पड़ेगा, और फाइबर कंटेंट है नहीं तो आपका डाइजेशन खराब होगा। तो जो प्लांट सोर्सेज है ना वो कंप्लीट हैं, इनफ हैं आपको पूरा करने के लिए। फिर आप बोलोगे तो मैं क्या क्या खाऊं और क्या नहीं, ठीक है आराम से, अच्छा आराम से ओके ओके ठीक है। हाँ तो सॉरी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा था, मुझे लगा टाइम कम है, पर मैं थोड़ा सा फिर से स्लो हो जाता हूँ। आप लोगों को अभी तक की बात समझ में आई क्या? थोड़ा सा मैं एक दो चीज़ें आपसे पूछ लूँ, ठीक है। अभी मैंने जितनी बातें बोली, सर ने जो बातें बोली, उससे आपको एक एक चीज़ ये समझ में आई होगी कि यार ये नहीं खाना है, ये नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हिंसा हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? कितने लोगों को ऐसा डाउट आ रहा है कि मीट नहीं खाऊं तो मैं कैसे मेरी पूर्ति होगी? किसी को ऐसा लग रहा है कि मीट के बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे? किसी को ऐसा लग रहा है दूध के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे? गुड। किसी को ऐसा लग रहा है आइसक्रीम के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे? गुड, वेरी गुड। अब अपन समझते हैं कि ऐसा क्या क्यों है। क्योंकि आप लोगों को ये भी अभी एक नई चीज़ पता चली होगी कि जो न्यूट्रिशन के ये कंटेंट्स हैं, हम में से कितने लोग इस बात से अवेयर हैं कि मैं जितना मीट खा रहा हूँ उससे मुझे इतना प्रोटीन मिला, और जितना मैं प्लांट बेस्ड या दाल रोटी खा रहा हूँ, दाल चावल खा रहा हूँ, पोहा खा रहा हूँ, कितना मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी है। आप लोग जो भी बिस्किट्स खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, उसके पैकेट पे देखा न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है? कभी रीड करते हो उसको? रीड करते होगे, पर इस हिसाब से करते हो क्या कि मैं इतना खा रहा हूँ और इतना ही खाऊंगा, आज मैंने इतना इंटेक कर लिया? आपके पेरेंट्स करते हैं, बड़े भाई बहन करते हैं, टीचर्स करते हैं? कोई नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्कूल में पढ़ के एजुकेट तो हो रहे हैं, पर हम न्यूट्रिशनली एजुकेटेड नहीं हैं, हम वेल इन्फॉर्म्ड नहीं कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। इसलिए हमें लगता है कि शायद अगर मैं दूध नहीं पीऊँगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, या मीट नहीं खाऊँगा तो कमज़ोर हो जाऊँगा। जबकि प्रोटीन की जैसे बात चल रही थी, इंडिया में 70% से ज़्यादा लोग प्रोटीन डिफिशिएंट हैं। पर क्या सारे नॉनवेज खाने वालों को प्रोटीन अच्छा है और जो वेजिटेरियन उनको प्रोटीन नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या ऐसा है कि जो भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो नॉनवेज खाने वालों में भरपूर है और वेज में नहीं है? वेज लोग नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, नॉनवेज कर पा रहे हैं। जबकि ऐसी स्टडीज़ हैं कि जो वेजिटेरियंस हैं उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा रहेगी, उनको हार्ट डिसीजेस कम होंगे, उनको डाइजेस्टिव डिसीजेस कम होंगे। पर अभी हम उसकी बात नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इन्फॉर्म्ड नहीं हैं किस चीज़ को लेके, न्यूट्रिशन को लेके। तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम आगे दूसरे सेशन इस चीज़ पे न्यूट्रिशन पे लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये देख लेते हैं कि दूसरे ऐसे क्या अल्टरनेट्स हैं जो उनकी जगह पे लिए जा सकते हैं। जैसे कि जब मैंने दूध की बात कर रहा हूँ तो दूध के सारे प्रोडक्ट्स, यानी पनीर भी और आइसक्रीम भी, वो सब जा रहा है। तो पनीर की जगह कुछ और है क्या जो खा सकते हैं? टोफू का नाम सुना है आपने? टोफू जो है वो सोयाबीन से बना हुआ पनीर ही होता है। मार्केट में कई जगह नकली पनीर की तरह टोफू चल रहा होता है, आपको पता नहीं चलता। तो अगर मुझे पता है कि मेरे पनीर से दूध से जो पनीर बन रहा है उससे एक गाय को नुकसान है और दूसरी तरफ टोफू है, तो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, पनीर या टोफू? एक ऑप्शन है। दूध डायरेक्टली जो मैं कंज्यूम करता हूँ उसकी जगह सोया मिल्क सुना है किसी ने? आलमंड मिल्क सुना है? और पीनट मिल्क सुना है? कोकोनट मिल्क सुना है? इन सब के भी आज आप जाके न्यूट्रिशनल वैल्यू जब सर्च करोगे तो कईयों के तो दूध से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, एक तरफ जानवरों का मरना या दूसरी तरफ प्लांट्स के थ्रू सारे न्यूट्रिशन पा लेना? तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हमें वो चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, अब न्यूट्रिशन की बात चल रही थी, ये बंदा जो दिख रहा है इसका नाम है पैट्रिक बबूनियन। ये दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों में से है और कंप्लीटली 2011 से कंप्लीटली क्या है, वीगन है। वीगन मतलब दूध भी नहीं पीता है। 555 kg वेट उठा के 10 मीटर्स चलता है। 555 kg मतलब पता है कितना? आप जैसे 10 बच्चों को एक साथ उठा के चलता है वो। और साथ में जो हम बात कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग वीगन की एडवोकेसी कर रहे हैं एनिमल्स की, ये काम भी करता है।
लुइस हैमिल्टन का नाम सुना है? F1 रेसिंग पता है? F1 कार रेसिंग जो होती है, 7 टाइम्स फॉर्मूला 1 रेसिंग का विनर है, वीगन है। वीनस विलियम टेनिस खेलती है, 7 टाइम्स ग्रैंड स्लैम विनर है, वीगन है। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम, वो वीगन है। आप सोचो एक एथलीट से ज़्यादा किसको एनर्जी लगती है? एथलीट को कितनी रनिंग करनी होती है, कितना वर्कआउट करना पड़ता है, कितनी एनर्जी लगती है, उसके बावजूद ये वीगन है, प्लांट बेस्ड है, एनिमल्स का कंज्यूम ही नहीं करते। तो अब कितने लोगों को अब लगता है कि न्यूट्रिशन की वजह से एनिमल्स को खाना ज़रूरी है? किसी को लगता है? कितने लोगों को पता है कि अब मैं बिना एनिमल्स को खाए हुए, उनको नुकसान पहुंचाए हुए अच्छे से सरवाइव कर सकता हूं? जिन लोगों को नहीं लगता वो सही बोल रहे हैं, अभी उनको पूरी जानकारी नहीं है। और जानकारी के लिए मैं आखिरी में हम लोगों की डिटेल्स दूंगा आपको, आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिए। आगे हम लोग और सेशन ऐसे करेंगे कि हम अपनी पूर्ति करने के तरीके ढूंढें और जल्दी से जल्दी शिफ्ट हों प्लांट बेस्ड डाइट पे। पर अभी इतना तो हो गया कि टेस्ट की वजह से और ट्रेडिशन की वजह से और न्यूट्रिशन की वजह से एनिमल को मारना ठीक नहीं है। बॉयज सुन रहे हैं क्या पीछे वाले? ट्रेडिशन की वजह से एनिमल्स को मारना ठीक है क्या? नहीं। टेस्ट की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से कन्विंस हो सब लोग? अगर कोई नहीं भी है तो मैं आखिरी में टाइम बचा के क्वेश्चंस पूछूंगा, तब आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो कि और कोई आपके मन में जो भी डाउट हो। नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने आपको बताया कि दूसरे सोर्सेस आते हैं, तो दूसरे सोर्सेस का धंधा होगा। जो आदमी अभी क्या कर रहा है, दूध निकाल के बेच रहा है, वो सोया मिल्क बना के बेचेगा, राइट? नेक्स्ट, अब एक और बात हम करते हैं। आप लोग एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है आप सबको? हेलो, एनवायरनमेंट नाम से सब्जेक्ट पढ़ा है आप लोगों ने? उसमें क्लाइमेट चेंज पढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा है। ये जो हमें गर्मी लग रही है, वैसे तो नागपुर में गर्मी ज़्यादा ही होती है, लेकिन मौसम आप लोग देख रहे हो, सुनते हो कि बहुत डिस्टर्ब है, कभी भी बारिश होती है, कभी भी कुछ भी होता है, मॉनसून लेट हो गया, जल्दी आ गया। ये सब क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज क्या है? जो हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल जो वर्ल्ड की कई कई साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हुई। हमारे एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अब वो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ को हम बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। सुना है CO2 इमिशंस बढ़ रहा है, उसको कम करना चाहिए। और कई सेक्टर्स हैं, जैसे एनर्जी एक सेक्टर है जो CO2 इमिशन ज़्यादा करता है, तो हम उस पर काम करने की बात करते हैं। बॉयज प्लीज। तो CO2 इमिशंस एक पैरामीटर है जिससे हम बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है। एक और गैस है CH4, अमोनिया। अमोनिया का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से 29 टाइम्स ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा मीथेन का एमिशन कौन करता है? एनिमल्स। तो मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ कि वर्ल्ड की जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अर्थ का पूरा जो एरिया है उसका 29% लैंड है, ये बात सबको पता है। उस 29% का 76% ही हैबिटेबल है, जहाँ पे इंसान होते हैं। बाकी क्या है? ग्लेशियर्स हैं या फिर बैरन लैंड है। इस 76% का 38% क्या है? फॉरेस्ट हैं। तो फॉरेस्ट जो हैं वो 38% हैं, बाकी 45% एग्रीकल्चरल लैंड है। आप लोगों ने कभी गूगल मैप्स खोला है? गूगल मैप्स में आप देखोगे, जूम करते हो, कुछ एरिया ग्रीन दिखता है, कुछ एकदम येलोइश दिखता है, क्रीम सा, और कुछ जगह जहां हम रहते हैं वो एरिया एकदम बसा हुआ वाइट सा बिल्डिंग्स और ये सब दिखते हैं। जो वो येलोइश लैंड दिख रहा है वो जनरली एग्रीकल्चरल लैंड है, खेत हैं, बड़े बड़े खेत हैं। अब उस एग्रीकल्चरल लैंड का 45% का 61% जो है वो यूज़ होता है लाइफ स्टॉक के लिए, और 39% क्रॉप्स के लिए जो ह्यूमन यूज़ के लिए। इस 61% का जो लाइफ स्टॉक के लिए यानी फिर एनिमल्स को फीड करने के लिए, उससे हमको मिलता है 17% कैलोरीज। कैलोरीज मतलब जितनी एनर्जी हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस 39% से 83% फूड मिलता है। याद करो, मैंने शुरू में अभी बोला था क्या कि हम जो भी खाना खाते हैं सिर्फ नॉनवेज नहीं खाते, अकेला मीट नहीं खाते, साथ में वेज भी खाते हैं, और रोज नॉनवेज नहीं खाते, यानी बाकी दिन वेज ही खा रहे होते हैं। वो सारा वेज इतने लैंड से आ रहा है, इतने लैंड से इतना हम पेट भरते हैं, और 61% लैंड से 17% भरते हैं। आपको क्या लगता है ये बेवकूफ़ी है कि नहीं?
जब मैं इतने लैंड से इतना पेट भर सकता हूँ, तो अगर ये 39% 50 भी हो जाए तो मैं सबका पेट भर लूँगा। और जो लैंड मैंने बचाया है उसका क्या करूँगा, वहाँ दोबारा वाइल्ड लाइफ लाऊंगा कि नहीं। ये जो लैंड आया है एग्रीकल्चर का हिस्टोरिकली, वो कहाँ से आया है, जंगल काट के ही आया ना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम सुना है? वहाँ हर साल न्यूज़ आती है कि आग लगी है, रेन फॉरेस्ट में आग लगी है। वो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, वहाँ हर साल आग क्यों लग रही है? पता है वो कहाँ पे, किस कंट्री में, किसी को पता है? ब्राज़ील। अभी जो सर ने एक ग्राफ दिखाया था वर्ल्ड में बीफ एक्सपोर्टर्स का, उसमें नंबर 1 पे कौन था? ब्राज़ील से डायरेक्ट बीफ आता है। वो बीफ के लिए गाय आएगी, गाय को बड़े करने के लिए उसको खाना देना होगा। खाना कहाँ से आएगा? खेती से। खेती कहाँ होगी? धरती पे। वो धरती कहाँ से आएगी? जंगल काट के। जो हर साल आप न्यूज़ सुनते हो, आज घर जाके सर्च करोगे ना कि वो क्यों जलाते हैं जंगल वो लोग, आपको पता चल जाएगा कि वो बीफ के लिए चलाते हैं। तब जब ये लैंड यहाँ डिस्टर्ब होगा, अगर इधर आएगा तो हम अपने फॉरेस्ट को बचा पाएंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। आप सोचो, अब प्रोटीन का जो लॉजिक था, 61% लैंड से आप सिर्फ 38% क्या निकाल रहे हो? प्रोटीन। और 39% से 62 निकाल रहे हो। तो फिर से मैं पूछूंगा, अगर ये अनाज आप ज़्यादा लोगे खुद, तो क्या ये बढ़ जाएगा वैल्यू? बढ़ेगा ना। तो फिर से एक और सवाल, हिस्टोरिकली हम जो बेवकूफ़ी करते आए हैं, क्या हम वही करेंगे? क्या हमारी ये जनरेशन क्या करेगी? इसमें चेंजेस करेगी। आप बताओ, हमें क्या रोक रहा था? हमने 4 पॉइंट देखे थे, क्या क्या रोक रहा था? आप लोग बोलोगे? ट्रेडिशन, टेस्ट, इकोनॉमिक्स और न्यूट्रिशन। इन सबको हमने डील किया क्या? अभी बहुत ब्रीफली डील किया है। आप सबके मन में बहुत डाउट्स होंगे, आप लोग वो पूछना भी, आगे चलेंगे तो हम शायद इन पे और बात कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? ईगो। हम सोचते हैं ये एक पिरामिड है और ह्यूमंस उसमें सबसे ऊपर है, सोचते हैं ऐसे ही, जानवरों से बड़ा मानते हैं अपने को। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मानते हैं इसलिए हम ये चीज़ें छोड़ नहीं पाते, सोचते हैं कि इसको मार सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्योंकि सोचो ना, हिस्टोरिकली लोगों के दिमाग में ये नहीं आया होगा कि मैं इसको बांध रहा हूँ और ये तड़प रहा है तो गलत कर रहा हूँ। तो हमें अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। कोई रीड करो, कोई एक बच्चे इसको तेज आवाज में रीड करो। आप रीड करो, बोलो बोलो। हाँ ऐसे नहीं, आप बोलोगे? कोई तो बोलो, कौन है लीडर? बोलो। मतलब समझे? हम वो जनरेशन हैं जिसको ये चेंज लाना है। यस? जोर से यस। क्यों? क्योंकि आज हम जब ये बात कर रहे हैं ना, तो ये एक अवेयरनेस है। आज कितने लोगों को लगा कि कुछ नई बात जानी? बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, वो सब बंद कमरों में कहीं दीवालों के पीछे हो रही हैं। आज हमने जान ली, तो हमारी ड्यूटी है पहली क्या, कि इस चीज़ को जान के फिर पहले खुद समझें, समझ गए तो उसको अपनाएं और दूसरों को भी बताएं। तो हम वो जनरेशन है जो ये चेंज लेके आएंगे। आपको पता है, अभी ये जनरेशन, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक कारण से कर रहे हैं कि एनिमल्स के पास क्रूएल्टी ना हो, एथिकल रीज़न से। पर नियरेस्ट 20-30 साल में बहुत सारे लोग और वीगन बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उनका डॉक्टर रिकमेंड करेगा, बोलेगा ये तुम जो ले रहे हो ना, इससे बीमारियां हो रही, मत लो। उसके बाद वाली जनरेशन में पता है क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसे लॉज आ जाएंगे कि आपके मीट खाने की वजह से लैंड बहुत यूज़ हो रहा है, लैंड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो भाई इससे जो इमिशंस हो रहे हैं CO2 के, मीथेन के, ये क्लाइमेट को ख़त्म कर रहे हैं। तो कैटास्ट्रॉफीज आएंगे, ऐसा हम लोग घबरा जाएंगे, तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अभी एक मुस्लिम कंट्री ने इस साल ईद पे बलि नहीं दी। क्यों नहीं दी? उस कंट्री में पानी ही नहीं है। वो पानी वो किसको पिलाते? बकरे को पिलाते। उसकी जगह अपन पी लो, बहुत है। क्योंकि उस बकरे को ग्रो करने के लिए उसकी लाइफ टाइम में उसे पानी पिलाना है। फिर उसको काटोगे तो उसकी क्लीनिंग वगैरह करोगे, है ना। लेदर इंडस्ट्री से कितना ज़्यादा खून बहता है, फिर वो कहाँ जाता है? ट्रीट होके नदियों में। मैं आपसे बोलूँ, एक गिलास में एक बूंद खून गिरा है, दिख भी नहीं रहा, पानी पी पाएंगे क्या हम? नहीं। एक बाल्टी में, टंकी में, बड़ी टंकी में, एक तालाब में, उस नदी में, कानपुर में आपको पता है सबसे ज़्यादा लेदर कानपुर में होता है। वो सारा पानी गंगा नदी में जाता है, आगे वाले शहरों में ट्रीट होके पिया जाता है।
गलत है ना। तो आप ये बात अभी समझ पाए। मैं यहीं ख़त्म करने वाला हूँ। एक वीडियो थर्ड वाला कहाँ से प्ले होगा, वो फिर से इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या? हाँ सही तो ठीक है 10 मिनट बाकी हैं। हाँ, तब तक एक काम कीजिए, वीडियो चलाने के नहीं चला एक बात और मैं बीच में बोलूँगा उसके बाद। हम आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, कर पाओगे क्या? 2 घंटे की फिल्म है, यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करोगे माँ का खून। 2 घंटे की फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री समझते हो? इंफॉर्मेशन होती है लेकिन एक स्टोरी के फॉर्म में चलेगी। ये फिल्म यूट्यूब पे जाके सर्च करना, अपनी कॉपी में लिखो चाहो तो, या मैं आपको बता दूंगा। ऐसे तो याद हो गया होगा, नाम हो गया ना? यूट्यूब यूज करते हो? आप अपनी फैमिली को भी दिखा सकते हो ये फिल्म। हाँ, सबके साथ देख सकते हो यूट्यूब पे टीवी पे लगा के या कैसे, ठीक है? अब किसी को जो भी कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूछो क्वेश्चन। मैम तुम्हाला पण काही क्वेश्चन्स असतील तुम्ही पण विचारू शकता। किसी का मैं ऐसा नहीं आ रहा कि मैं फिर क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा। किसी को है क्या कोई क्वेश्चन? किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि हम एक बात बोल रहे हैं कोई और बात छुपा रहे हैं, किसी को नहीं लग रहा। सब लोग अच्छा, कितने लोग छोड़ पाएंगे नॉनवेज? जो खाते थे ऑलरेडी, जो पहले नहीं खाते थे। और मिल्क? सुनो हेलो, कितने लोग खाते हैं नॉनवेज अभी तक? कितने लोग छोड़ पाएंगे? कोशिश करेंगे। कितने लोग दूध पीते हैं? कितने लोग छोड़ पाएंगे? तो उसमें आपको थोड़े से ऐसे, अच्छा दूध तो फिर भी छोड़ देंगे हाथ उठे हुए। कितने लोग आइसक्रीम खाते हैं, छोड़ पाएंगे? आप पूछो ना कि फिर हम क्या खाएं। आज जाके सर्च करना, पहले सर्च करना कि क्या कोई ऐसी आइसक्रीम है जो वीगन है, यानी जो दूध से नहीं बनती। तो आइसक्रीम का गोला खाया है, गोले में दूध होता है क्या? वो खा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी आइसक्रीम है उसकी वजह से गाय को क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो फिर गोला प्रेफर कर सकती है क्या? फिर आप बताओ कितने लोग आइसक्रीम छोड़ सकते हैं? पनीर कितने लोग छोड़ सकते हैं? पनीर की जगह टोफू खा सकते हैं ना, मैंने बताया। फिर और क्या, दही कितने लोग छोड़ सकते हैं? जो लोग नहीं छोड़ सकते वो आज जाके सर्च करना यूट्यूब पे वीगन दही कैसे बनता है, तो आपको पता चलेगा कि पीनट्स यानी मूंगफली से आप घर पे दही बना सकते हैं, सेम टेस्ट का बनेगा। तो ऐसे हम नई चीजें सीख सकते हैं ना। आप किसी को कोई डाउट आ रहा है, मैंने थोड़े आइडिया दे दिए सवाल करने के तरीके। अच्छा, सब लोग वीगन बन रहे क्या आज? मिल्क छोड़ रहे हो? मिल्क, दही, श्रीखंड ये सब खाओगे अभी? क्या? हाँ हाँ, इनका एक सवाल है।
अभी देखो, सवाल पूछा, सर जवाब दे रहे हैं, सुनो आप दे। अभी इन्होंने पूछा है कि सभी लोगों को चाय पीने की आदत है, या तो वो क्या करे? किस किस को है यहाँ पे चाय पीने की आदत रोज? बहुत सारे लोगों को है। तो देखो, मैं उसका मतलब उसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, ठीक है? आप दूध पीते हो तो गाय का पीते हो, लेकिन ऐसे ही है ना, दूसरे टाइप के भी दूध आते हैं, जैसे सोया मिल्क आता है, ओट मिल्क आता है, कैश्यू मिल्क आता है, आलमंड मिल्क आता है। किसी ने सुना है ऐसे मिल्क के बारे में अभी तक? किसी ने सोया मिल्क सुना है? सभी ने सुना है। तो आप उस दूध के जगह सोया मिल्क अगर डालो चाय में तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऑब्वियसली टेस्ट में थोड़ा फर्क आ सकता है, लेकिन ये जो हो रहा है, ठीक है, ये सही है क्या? अपने मिल्क के लिए करना, अपनी चाय के लिए किसी को जान से मार देना, ये कैसा है? एकदम बारबेरिक नहीं लग रहा है आपको? आप मार सकते हो अपनी चाय के लिए किसी को? अगर मैं बोलूँ कि गाय के गर्दन पे छुरी चला दो फिर आपको चाय मिलेगी, आप करोगे? लेकिन ये बैकग्राउंड में हो रहा है, तो आप सोचो कि थोड़ा सा टेस्ट आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो उस चीज़ के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है कि मिल्क को सोया मिल्क से रिप्लेस करना है, थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आएगा, लेकिन एक गाय की जान बचेगी उससे, समझ रहे हो? तो आप करोगे वो चेंज? कितने लोग करेंगे? बस इतने लोग बचाना चाहते हैं? ऊपर आधे ही लोग करेंगे, मतलब आधा ही करोगे क्या? पूरा हाथ ऊपर करो। देखो, बहुत लोग कर रहे हैं। आपको मिल गया अपना आंसर? और कोई क्वेश्चन है आपको? कोई ऐसा बच्चा है जिसने बिल्कुल सोच लिया हो कि ना तो मैं नॉनवेज खाऊंगा, ना दूध पीऊंगा, ना कोई भी दूध का कोई भी प्रोडक्ट लूंगा, ऐसा कोई है? क्या नाम है आपका? कोमल, वेरी गुड कोमल। और कोई ऐसा कोई जो ट्राई करेगा? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोच तो लिया है पर अब उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे शुरू करूं? हाँ, बस 2 मिनट में, ठीक है। तो अभी बस आपको एक आखिरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये हमारा नंबर है, हम लोग सुनो बच्चों, सुनो जल्दी। कोमल और बाकी बच्चियां और बच्चे जो लोग सच में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं ना, हम लोग हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस देते हैं, एक्टिविटीज देते हैं। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी लाइफस्टाइल चेंज करने में, उसमें आपकी हेल्थ भी चेंज होगी, उसमें एनवायरनमेंट को भी आप हेल्प कर दोगे, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, कई सारी एक्टिविटीज हम स्कूल से बाहर भी करते हैं, कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो वो लोग ग्रुप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो लोग चलाते हैं वो सब लोग एक पेज है नागपुर एनिमल लिबरेशन, उसको नोट कर लो या नाम याद रख सकते हो, नाम रख लो, ठीक है? हम कहीं व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिख जाएंगे, तो आप घर जाके उसको सर्च करना और क्या करेंगे, फॉलो करना, फिर क्या करना, उसके चैट में जाके, सुनो ना प्लीज 2 मिनट के लिए बस, उसके चैट में जाके लिखना, हाय माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस स्कूल, आप लोग हमारे स्कूल में आए थे और एक सेशन लिया था, हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी एक्टिविटीज में साथ आना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम लोग आपको व्हाट्सएप का लिंक देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर जाओ, ठीक है? कितने लोग करेंगे? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज और कल में इतने लोग कॉन्टेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? ये नंबर है आपने लिखा, आपने नाम क्या है? अक्षरा के पास ये डिटेल्स हैं, आप लोग आगे रह के अक्षरा से ले लेना। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल के बच्चों का, दोस्तों का तो होगा ही ना, उसमें अक्षरा आप डाल दें, ठीक है? मैं क्या सोच रहा था, ये बांट देते हैं ना, इसमें लिखा है, ठीक। एक डाउट है, एक बच्चे को डाउट है कि अगर हमने चिकन और गोट्स खाना बंद कर दिए तो उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, एक डाउट है। अच्छा, मैं दे देता हूँ आंसर इसमें। किसी का डाउट है कि अगर चिकन को खाना बंद कर देंगे तो वो ओवर पॉपुलेट हो जाएंगे और दुनिया पे राज करने लगेंगे, ऐसा किसी का डाउट है? तो कितने लोग कौवे खाते हैं? कोई कौवा खाता है यहाँ पे? वो राज करने लग गया क्या हम पे? नहीं करने लग गए। वो दिखते हैं, बहुत ज़्यादा दिखते हैं वो संख्या में, कभी वो बहुत ज़्यादा दिखते क्या संख्या में? उन्होंने राज करना शुरू कर दिया है क्या दुनिया पे? नहीं किया है।
तो इसका रीज़न क्या है कि चिकन ज़्यादा दिखता है और कौवा कम दिखता है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये है कि हम उस चिकन को खुद पैदा करते, उनको हम पैदा करवा रहे ज़बरदस्ती। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो यहाँ पे तरीका दिखाया था कि गाय के वो अडर में रॉड डाल के उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, वैसे चिकन को भी किया जाता है पोल्ट्री फार्म में। नहीं तो अपने आप इतना ओवर पॉपुलेशन नहीं होता है। आपको पता है हर साल हम कितने चिकन मारते हैं? 80 बिलियन। 80 बिलियन मतलब 80 अरब, मतलब ये आंकड़ा हो गया है 8,000 करोड़ का। समझ रहे हो? इतने ज़्यादा चिकन कहाँ से आ रहे? इतने ज़्यादा कौवे तो नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा सियार तो नहीं आ रहे, पर चिकन आ रहे क्योंकि हम उनको पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा सोचना बंद कर दो कि अगर हम उनको खाना बंद कर देंगे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा हमारे वजह से। समझ रहे हो? ठीक है। और ठीक है, आज जिनको जुड़ना है वो ये कार्ड लेके जाओ मेरे तरफ से, ठीक है? ठीक है, आके लेके जाओ मेरे पास। मेरी बात सुनो एक बार।